हो हे भगवान, आज तो कितनी जोर की धूप हो रही है। काम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। अरे रामू भैया, जरा पानी वानी तो पी लो, फिर काम कर लेना। जरा देखो तो कितनी जोर की धूप हो रही है। हाँ हाँ भैया, आप एकदम उचित कह रहे हैं। मैं जरा आराम कर लेता हूँ, फिर काम करूंगा। अरे रुकिए जी, आप क्या खाली पेट ही पानी पियेंगे क्या? मैं खाना लेकर आ गई हूँ। पहले आप खाना खा लीजिए, फिर पानी पीना। हाँ हाँ, मैं आ गया हूँ। अब तुम और विलंब मत करो, जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ, यह लीजिए। वाह वाह रेशमा, तुम्हारे हाथ में तो जैसे कोई जादू है। तुम्हारे हाथों का खाना खाकर तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अरे क्या हुआ रेशमा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कहीं नहीं जी, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? लेकिन तुम मेरे बारे में सोच क्या रही हो? अजी, आप इतनी मेहनत करते हैं, चाहे धूप हो या छाया, आप हमेशा खेत में ही परिश्रम करते रहते हैं। इस प्रकार आपका शरीर तो कितना कमजोर हो चुका है। लेकिन भाग्यवान, यही तो मेरा कार्य है। इसके अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूँ? यदि अनाज नहीं उगाऊं तो हम खाएंगे क्या? अरे आप ये क्यों भूलते हैं कि जो खेत में कभी काम नहीं करते हैं तो उन्हें खाने को कैसे मिल जाता है? मैं कुछ समझा नहीं भाग्यवान, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कहना चाहती हूँ कि आप तो दिन रात खेत में काम करते रहते हैं और आपके बड़े भाई दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या कभी वे खेत में काम नहीं कर सकते? अरे भाग्यवान भैया दिन भर घूमते नहीं है, वह सबका फैसला करते हैं, क्योंकि वह मुखियागिरी करते हैं। और वह भी तो जो कमा कर लाते हैं उसे घर के कार्य में ही लगा देते हैं। जानती हूँ, लेकिन क्या आप मुखियागिरी नहीं कर सकते? आप मुखियागिरी करो और बड़े भैया खेतों में काम करेंगे। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, भला मैं मुखियागिरी कैसे कर पाऊंगा? मुझे तो कुछ भी पता नहीं। अरे आप भी ना, यदि पता नहीं है तो पता भी हो जाएगा। नहीं नहीं रे, ये कार्य मेरे बस का नहीं है। अरे मुखिया बनना इतना कठिन भी नहीं है, बस एक लाठी और सिर पर पगड़ी बांध लो, बन जाओ मुखिया जी। अरे तुम इस कार्य को जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है ये। नहीं जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। कल से आप मुखियागिरी ही करोगे बस। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं भैया से इसके बारे में बात करूंगा। क्या तुम मुखियागिरी करोगे? जी भैया, मैं इतने दिनों से खेत में काम करता आया हूँ और आप मुखियागिरी। अब आप कुछ दिन खेतों में काम करें और मैं मुखियागिरी करूंगा। रामू, मुखियागिरी करना इतना आसान नहीं है। तुम इस कार्य को नहीं कर पाओगे मेरे भाई। लेकिन भैया, हर कार्य करने से ही आता है। आप मुझे एक मौका दें। छोटे, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ठीक है, कल से तुम मुखियागिरी करना और मैं खेतों में काम करूंगा। अगली सुबह होते ही रामू बन ठन कर हाथ में एक लाठी लेकर नगर की ओर निकल पड़ता है। अरे वाह, मुखिया बनना तो कितना आसान और आरामदायक है। बस दिन भर इधर उधर घूमते रहो। रामू चलते चलते एक गांव पहुंचता है। अरे ओ भाई, तुम कौन हो? तुम तो मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। अरे यह कैसी औरत है जो मुझे जाना पहचाना बता रही है, जबकि मैं तो पहली बार इस नगर में आया हूँ। अरे क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? आखिर तुम कौन हो? माँ, मैं भीमनगर का मुखिया रामू हूँ। ओ अच्छा, तो तुम मुखिया जी हो, परंतु तुम तो कहीं से भी मुखिया नहीं लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं एक मुखिया ही हूँ। अच्छा, यदि तुम एक मुखिया हो तो क्या तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दे सकते हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कीमत क्या मिलेगी? ठीक है, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगी, लेकिन याद रहे यदि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे सिर पर 5 जूते मारूंगी। मंजूर है? क्या 5 जूते? ये कैसी शर्त है? क्यों मुखिया जी, निकल गई सारी मुखियागिरी? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शर्त से बिल्कुल भी नहीं घबराया। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? मुखिया जी, आप मुझे एक बात सुनाओ अल्ले पार की, और एक बात सुनाओ पल्ले पार की, और यदि नहीं सुना पाए तो 5 जूते खाओ। अरे बाप रे बाप, ये कैसा सवाल है? मैंने आज तक ऐसा सवाल कहीं नहीं सुना। अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं, लेकिन ये कैसा सवाल है?
मुखिया जी यही सवाल है। आपको मेरी शर्त तो भली भांति याद ही होगी। हाँ हाँ, याद है तुम्हारी शर्त, लेकिन जरा रुको, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढ लूं। अरे बाप रे बाप, आज कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा खेतों में काम करता था, स्त्री के चक्कर में पड़कर आज जूते खाने की नौबत आ गई है। क्या भैया की मुखियागिरी जूते भी खिलाती है? क्या हुआ मुखिया जी? लगता है अब आपको जूते खाने ही पड़ेंगे। हाँ, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। आइए देवी, मेरा सर हाजिर है, अपनी शर्त को पूरा करो। इतना सुनते ही वह महिला एक जूता उठाती है और खींच खींच कर 5 जूते रामू के सिर पर मारती है। मुखिया जी अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हाँ हाँ, जाता हूँ देवी, जाता हूँ। बड़ा आया मुखिया बनने। आजकल कोई भी पगड़ी बांध हाथ में लाठी लेकर मुखिया बन जाता है। अब तो यह मुखिया दोबारा लौट कर नहीं आएगा। भैया ये लीजिए अपनी लाठी, मुझे नहीं करनी मुखियागिरी। लेकिन रामू हुआ क्या? मुखियागिरी तो तुम खुद करने गए थे। अरे भैया, मुझे समझ नहीं आता कि आप मुखियागिरी करते हैं या सबके जूते खाते हैं। अरे रामू, कुछ बताओगे कि आखिर हुआ क्या है? भैया मैं विशाल नगर गया था, वहां पर मुझे एक स्त्री मिली थी। फिर रामू सारी कहानी अपने बड़े भाई को सुनाता है। भैया आप अपनी मुखियागिरी खुद करें, मैं रोज रोज जूते नहीं खा पाऊंगा, मैं तो खेत में ही ठीक था। इतना बोलकर रामू फिर से खेतों की तरफ चला जाता है। आखिर मेरे भाई को उसने मारा क्यों? मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। अगले ही दिन मंगरू बन ठनक निकलता है। वह चलते चलते जल्दी ही उसी नगर में पहुंच जाता है और उसी घर के पास से गुजरता है। अरे ओ भैया, जरा मेरी बात सुनना। हाँ हाँ बोलिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? बस वैसे ही आपके हाथ में लाठी देखकर आपका परिचय जानना चाहा। मैं भीमनगर का मुखिया मंगरू हूँ। ओ अच्छा, तो भीमनगर का एक और मुखिया आ गया। मेरे जूते खाने हैं? अरे आपने मुझे कुछ कहा? नहीं मुखिया जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वैसे मुखिया जी, मेरे मन में 2 सवाल चल रहे हैं। आज तक मुझे मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया। अच्छा, क्या है आपका सवाल? जरा मुझे भी बताइए, हो सकता है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। सवाल तो पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ बोलिए, आपकी क्या शर्त है? मेरी शर्त बस इतनी सी है कि यदि तुमने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगी, और यदि नहीं दे पाया तो मैं तुम्हारे सिर पर 5 जूते मारूंगी। सोच लो। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? मुखिया जी आप मुझे एक बात सुनाओ अल्ले पार की, और एक बात सुनाओ पल्ले पार की, और यदि नहीं सुना पाए तो 5 जूते खाओ। अच्छा, यह सवाल है तो मैं तुम्हें पहले अल्ले पार की ही सुना देता हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं इस नगर में आया था तो गांव के दक्षिण दिशा में जो जंगल है, उस जंगल में झाड़ियों के बीच एक एक हाथ जितनी लंबी लौकी लगी हुई है। मैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या इतनी बड़ी बड़ी लौकी है? अच्छा जरा रुकिए मुखिया जी, आप यही बैठिए, मैं एक लौकी तोड़ कर लाती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आना, अभी मुझे बहुत सारा कार्य करना है। इतना सुनते ही वह स्त्री भागकर जंगल की ओर चली जाती है। तभी उस स्त्री का पति आ जाता है। अरे मुखिया जी, आप हमारे घर पे, बोलिए आपका यहाँ आना कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी पत्नी ने मुझे यहीं पर बैठा लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है मुखिया जी। अरे भाग्यवान, जरा मुखिया जी को कुछ खिलाइए पिलाइए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? लेकिन मेरी पत्नी कहाँ गई? वह तो घर में ही थी। अरे भाई, थी तो घर में ही, लेकिन अभी अभी एक व्यक्ति यहाँ पर आया था। उसने आपकी पत्नी की तरफ कुछ इशारा किया तो तुम्हारी पत्नी उसके पीछे पीछे दक्षिणी जंगल की ओर चली गई। अरे मुखिया जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ हाँ भाई, मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो गांव के दक्षिण दिशा में जो जंगल है वहीं जाकर देख लीजिए। इतना सुनते ही वह व्यक्ति तुरंत ही जंगल की ओर निकल पड़ता है।
आखिर माधुरी किसके इशारे पर जंगल की तरफ गई है? आज मैं इस बदचलन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आखिर उस मूर्ख मुखिया ने तो यही जंगल बताया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी लौकी नहीं लगी हुई है। मुझे लगता है उन झाड़ियों के पीछे जरूर लौकी लगी होगी। चलो चलकर देखती हूँ। माधुरी जैसे ही झाड़ियों के पीछे जाती है, तभी उसका पति उसे झाड़ियों के पीछे देख लेता है। अरे मुखिया जी तो एकदम उचित कह रहे थे। मेरी गैर मौजूदगी में यह किससे मिल रही है? आज यह दुष्ट मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। इतना बोलकर वह उसके पास जाता है। अरे मूर्ख बदचलन चरित्रहीन, तू इन झाड़ियों में किस आशिक को ढूंढ रही है? अरे आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो यहाँ लौकी ढूंढने आई थी। दुष्ट मुझसे छल करती है। लौकी तू झाड़ियों के बीच ढूंढ रही है। रुक, अभी देता हूँ तुझे लौकी। इतना कहते ही वह युवक खींचकर 4-5 डंडे अपनी पत्नी को जमा देता है। अरे रुकिए, भाई आप कौन हैं? और इस प्रकार घर के अंदर क्यों घुसे चले जा रहे हैं? अरे भाई, यह मेरे जीजा जी का घर है। मैं अपनी बहन माधुरी से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो यह उस दुष्ट औरत का भाई है। अरे क्या हुआ भाई, आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं भाई, बड़ा ही बुरा हुआ तुम्हारे जीजा जी के साथ। क्या बुरा हुआ है भाई? अरे भाई साहब, तुम्हारी बहन के ससुर की मृत्यु हो गई है, इसीलिए तुम्हारे जीजा जी और तुम्हारी बहन दक्षिणी जंगल में बैठकर रो रहे हैं। मैंने उन्हें लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह दोनों नहीं आए। अब तुम ही जाकर देख लो। इतना सुनते ही वह भी भागकर जंगल की ओर जाता है। टिल्लू, अरे जीजा जी, आप दुखी ना हो, ये तो प्रकृति का नियम है। अरे बहन, तुम भी मत रो। जो कुछ हुआ उसका मुझे भी बहुत दुख है। अरे बेवकूफ, ये कैसा प्रकृति का नियम है कि तेरी बहन यहाँ अपने आशिक को ढूंढ रही है और मुझसे बेवफाई कर रही है, और तू उसे प्रकृति का नियम बता रहा है? मेरी बहन किसी मृतक के लिए आंसू बहाकर बेवफाई कैसे कर सकती है? क्या मृतक? अरे मूर्ख, यहाँ पर मृतक कौन है? अरे जीजा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है आप पिता की मृत्यु के बाद सदमे में चले गए। अरे गधे, मैं किसी सदमे में नहीं हूँ। मेरे पिता की मृत्यु 10 साल पहले ही हो चुकी थी, तो अब मेरे पिता कहाँ से आ गए? लेकिन यह बात तो मैं भूल ही गया था। इसका मतलब उस युवक ने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे मूर्ख, तू तो पहले से ही बेवकूफ है। तुझे भला कौन बेवकूफ बना सकता है? जीजा जी, इस बारे में तो मुझे उस युवक ने बताया जो घर के बाहर बैठा था। अरे उस मुखिया ने तो मुझे भी बताया था कि इस जंगल में बड़ी बड़ी लौकी लगी हुई है, तभी मैं इस जंगल में आई थी। अरे लेकिन उस मुखिया ने ही तो मुझे भी तुम्हारे बारे में यह सूचना दी थी। इस तरह से माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुखिया जी से माफी मांगती है और सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा करती है। मोहिनी की शादी को कुछ ही दिन हुआ था और मोहिनी अपने पति के साथ कमरे में सोई थी। अरे यह सियार कैसी बातें कर रहा है? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं यह सियार सच तो नहीं बोल रहा। मुझे चलकर देखना चाहिए। मोहिनी आधी रात में ही जंगल की तरफ निकल पड़ती है। अरे ये मोहिनी इतनी रात्रि में कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करके देखना चाहिए। रमेश अपनी पत्नी का पीछा करते हुए काफी दूर निकल जाता है। अरे ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर ये जा कहाँ रही है? मोहिनी चलते चलते एक नदी के पास जाकर रुक जाती है। वहीं पर एक सियार बैठा हुआ था। अरे ओ सियार भाई, तुम क्या बोल रहे थे? ओ, मैं कह रहा था कि आज इस नदी में एक लाश बहती हुई आ रही है। उस लाश के दाहिने पैर में 2 कीमती रत्न छुपे हैं।
यदि कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन और समझ रहा हो तो वह उस लाश को नदी से निकालकर उन दोनों रत्नों को खुद ले ले और मुझे उस लाश को दे दे ताकि मैं उस लाश का मांस खाऊं। लेकिन सियार व लाश तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। अपनी पत्नी को सियार के साथ बातचीत करते देख रमेश सोच में पड़ जाता है। अरे ये कैसी स्त्री है? ये तो एक सियार से बात कर रही है। कहीं ये कोई डाइन तो नहीं? अरे जरा उधर देखो, लाश उधर से बहती हुई आ रही है। मोहिनी ने जैसे ही देखा तो एक लाश बहती हुई आ रही थी। अरे तुम जल्दी से नदी के अंदर उतरो, नहीं तो वो लाश तथा वो कीमती रत्न तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। ये बात सुनते ही नंदिनी पानी में उतर जाती है और वह जल्दी ही लाश को पानी से बाहर खींचकर ले आती है। अरे वाह वाह वाह, तुम तो कितनी बहादुर हो। मैंने तुम्हारे लिए लाश को बाहर निकाल दिया। अब तुम मुझे उन कीमती रत्नों को इसकी टांग से निकाल कर दो। अरे नहीं नहीं, मैं उन रत्नों को नहीं निकाल सकता। यदि मैंने अपनी पापी मुंह से उन रत्नों को छुआ तो वो दोनों रत्न गायब हो जाएंगे। इसीलिए उन रत्नों को तुम्हें खुद ही निकालना होगा। लेकिन मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मेरे पास तो कोई खंजर भी नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से यदि तुम्हारे पास कोई खंजर नहीं है तो तुम अपनी दांतों से ही इस लाश की चमड़ी को फाड़कर उन दोनों रत्नों को बाहर निकाल लो। अरे बाप रे, मैं अपने मुंह से इस लाश को कैसे काट सकती हूँ? अरे बहन, तुम ज्यादा विचार न करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सियार की यह बात सुनकर मोहिनी ज्यादा कुछ नहीं सोचती। वह अपने मुंह से ही उस लाश की टांग की चमड़ी को काटने लगती है। उधर यह सारा दृश्य देखकर तो रमेश के होश ही उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये तो सच में एक डाइन ही है। ये तो इंसान का मांस खा रही है। अरे भाग ले बेटा रमेश, नहीं तो ये डायन तेरा भी नाश्ता कर लेगी। अरे बेटा रमेश, ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी 2 महीने पहले ही तो तुम्हारा विवाह हुआ है और आज तुम बहू को घर से भगाने की बात कर रहे हो। पिताजी, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। मुझे इसके साथ नहीं रहना। आप इसे आज इसके मायके छोड़ कर आओ। लेकिन बेटा, तुम बहू के साथ रहना क्यों नहीं चाहते? आखिर इसने क्या किया है? क्योंकि पिताजी, आपकी बहू कोई इंसान नहीं बल्कि एक डाइन है जो इंसान का मांस नोच नोच कर खाती है। अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पिताजी, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से इसे नदी पर एक इंसान का मांस खाते हुए देखा है। अरे आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ कि मैं वहाँ पर क्या करने गई थी। मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है दुष्ट डायन। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि आंखों से देखा हुआ को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बेटा, एक बार इसकी बात तो सुन ले। नहीं पिताजी, मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी। यदि आप इसे यहाँ से अभी के अभी लेकर नहीं गए तो मैं ये घर छोड़ हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं जी, आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। इतना बोलकर मोहिनी अपने ससुर के साथ अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। वह दोनों चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। पैदल चलने की वजह से रामलाल तो थक जाता है। अरे बेटी, मेरे पैर तो इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। अब तो मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे चलकर आराम कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे पिताजी, का जैसा आप सफर उचित तय समझें। करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों पेड़ के पास जाते हैं। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहती थी। अरे आप लोग इस पेड़ के नीचे ना सोइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यदि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो यहाँ से तुरंत चले जाइए। अरे ओ चिड़िया, मैं तुम्हारी भाषा समझती हूँ। आखिर तुम हमें इस पेड़ के नीचे से क्यों भगा रही हो? मैं तुम्हें इस पेड़ के नीचे से इसलिए भगा रही हूँ क्योंकि इस पेड़ के नीचे एक सांप रहता है। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर कहाँ है सांप? अरे मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस पेड़ के नीचे तुम उस बिल को तो देख ही रहे हो ना। उस बिल में एक जहरीला सर्प रहता है। इस वृक्ष के नीचे रुकने वाले सभी राहगीरों को वो डस लेता है और उनकी आंखें निकाल कर खा जाता है तथा उनका सारा धन खजाना लूटकर
अपने बिल के अंदर डाल देता है। उस दुष्ट ने मेरे भी नन्हे ने बच्चे को मार कर खा लिया। मैंने कसम खाई है कि जब तक उस दुष्ट को खत्म नहीं कर लूंगी, तब तक इस पेड़ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। हे चिड़िया रानी, मुझे ये सूचना बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने आपको उस दुष्ट के बारे में सचेत कर दिया। यदि आप बुरा न माने तो क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? बोलिए चिड़िया, तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ मैं? बस इतनी सहायता चाहता हूँ कि तुम उस सर्प को